डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 4th में 4.1 पार्ट फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। बिल्कुल नया चैप्टर है ये आपके लिए। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3 पॉलिनोमियल कंप्लीट की, आपने सारा काम कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इक्वेशन के बारे में आप सब जानते हैं, लीनियर इक्वेशन के बारे में जानते हैं। अब इसके साथ हमें टू वेरिएबल जोड़ना है। तो फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। समीकरण के बारे में आप जानते हैं आप। और रैखिक समीकरण या रैखिक इसकी परिभाषा हम ऐसा समीकरण जिसमें उपस्थित चर की उच्चतम घात एक हो, रैखिक समीकरण कहलाती है। इसका व्यापक रूप लिख सकते हैं हम यहाँ पर ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। यह जो है एक चर, क्या है ये? एक चर वाली रैखिक समीकरण है। इसमें चर भी एक है और उस चर की घात भी कितनी है? एक। इसलिए इसको हम कहते हैं रैखिक समीकरण। अब आता है यहाँ पर टू वेरिएबल, या यूँ कह सकते हो आप दो चरों वाली रैखिक समीकरण। समीकरण तो रैखिक ही होगी। रैखिक का मतलब चर की उच्चतम घात एक होगी, पर चर कितने होंगे? दो। ऐसा समीकरण जिसमें दो चर उपस्थित हो। कितने चर? दो चर उपस्थित हो और उनकी उच्चतम घात, कितनी घात? बड़ी से बड़ी घात, उच्चतम घात एक हो, दो चरों वाली रैखिक समीकरण कहलाती है। अब यहाँ पर इसका भी हम व्यापक रूप लेते हैं, तो इसका व्यापक रूप हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दो चर हो गए, एक चर x हो गया, दूसरा चर y हो गया। और जहां a, b और c वास्तविक संख्या है, कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। और x और y क्या है? चर। तो अब हम यहाँ पर इस प्रश्नावली में इस प्रकार की समीकरणों का अध्ययन करेंगे। और अगला टॉपिक है आपके यहाँ पर दो चरों वाले रैखिक युगपत समीकरण। नेक्स्ट टॉपिक है दो चरों वाले रैखिक युगपत समीकरण। अभी हमने पढ़ा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। यहाँ एक शब्द एक नया आ गया। क्या है नया शब्द? युगपत। युगपत से मतलब होता है युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। मतलब अगर दो समीकरण एक साथ आ जाएं, दो चरों वाली समीकरणें, दो चरों वाली रैखिक समीकरणों को, दो समीकरणों को अगर साथ लिखा जाए तो दोनों को साथ लिखने पर जो निकाय बनेगा, जो समीकरण बनेगी, उसको कहेंगे हम दो चरों वाली रैखिक समीकरण। जिसका व्यापक रूप मैं लिखता हूँ। इसका व्यापक रूप होगा आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी समीकरण लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो चरों वाली रैखिक समीकरणों के दो समीकरणों को अगर एक साथ लिखा जाता है, युग्म के रूप में लिखा जाता है, जोड़े के रूप में लिखा जाता है, तो उनको बोलते हैं युगपत समीकरण। अब हमें यहाँ पर इन समीकरणों को हल करने की विधि भी देखनी है। और उससे पहले आपका एक टॉपिक है, और वो टॉपिक है कि ये समीकरण निकाय संगत है या असंगत है। क्योंकि एक्सरसाइज 4.1 का पहला प्रश्न जो आपको दे रखा है वो आपको संगत या
जहाँ लिख सकते हैं आप यहाँ पर, जहाँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये सब के सब क्या है, वास्तविक संख्या है। अब हम आपके प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न जो है वो है यहाँ पर कि रैखिक समीकरण जो दे रखे हैं, युग्म जो दे रखे हैं, वो संगत है या असंगत। तो समीकरण युग्म संगत होना या असंगत होना क्या होगा यहाँ पर, यहाँ से हम क्या कहेंगे, x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर पदों का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन लेते हैं हम इधर कि यदि A1 अपॉन A2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, अगर ये कंडीशन है x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात अगर बराबर नहीं है तो हम कहेंगे निकाय संगत है। क्या कहेंगे हम, निकाय संगत है। निकाय संगत। नंबर 2, यदि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, अगर दो x के गुणांक और y के गुणांक तो क्या है, बराबर, गुणांकों का अनुपात बराबर है परंतु अचर पदों के अनुपात बराबर नहीं है, उस स्थिति में आप कहेंगे निकाय संगत नहीं है। संगत नहीं है या कह सकते हैं आप असंगत है। और थर्ड कंडीशन बनती है नंबर 3, यदि गुणांकों के अनुपात जो है A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, तीनों के अनुपात बराबर है तो यहाँ भी आप कहेंगे निकाय संगत है। तो आपका जो प्रश्नावली का पहला प्रश्न जो है इसी पर आधारित है। जो प्रश्न जो आपको दे रखा है उसमें हम क्या करेंगे, गुणांकों के अनुपात ज्ञात करेंगे। पहले x के गुणांक का अनुपात ज्ञात करेंगे, y के गुणांकों का अनुपात ज्ञात करेंगे और अचर पदों का अनुपात ज्ञात करेंगे। अब अनुपात कौन सा है, बराबर नहीं है। अगर x क्या गुणांक का अनुपात और y के गुणांक का अनुपात बराबर नहीं है तो हम कहेंगे निकाय संगत। अगर दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है तो कहेंगे निकाय संगत नहीं, असंगत। और तीनों अगर बराबर है तो भी निकाय संगत है। हमें यहाँ अनुपात ज्ञात करके पता करेंगे संगत है या नहीं। तो हम करते हैं अभी प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न। तो ये आपको दे रखा है प्रश्न संख्या 1, अनुपातों A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो हम करते हैं, पहले का पहला प्रश्न लेते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट। समीकरण निकाय क्या दे रखा है आपको, समीकरण निकाय दे रखा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और दूसरा दे रखा है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ क्या करते हैं हम, इसको हल करने के लिए पहले इन दोनों का पक्षांतरण करेंगे अचर पदों का। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरी हो जाएगी 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। अब ये दोनों ही समीकरण आपकी किस में आ गई है, व्यापक रूप में आ गई। इन दोनों समीकरणों की तुलना किससे करेंगे हम, समीकरणों की तुलना व्यापक रूप। कौन सा व्यापक रूप होता है इसका, अभी हमने पढ़ा है, दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से करेंगे हम। तो इससे तुलना करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, यह मान पता करो। A1 कौन है, A1 है पहली समीकरण का x1 का गुणांक, A1 इज इक्वल टू 2। A2 कौन है, A2 है दूसरी समीकरण के x का गुणांक, B1 पहली समीकरण के y का गुणांक, B2 दूसरी समीकरण के y का गुणांक और C1 पहली समीकरण का अचर पद, C2 दूसरी समीकरण का अचर पद। अब हम अनुपात ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, अनुपात, भाग लगाएंगे हम A1 अपॉन A2। A1 कितना है, 2/4 बराबर 1/2। इसी प्रकार आप ज्ञात
B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 क्या आएगा, -3 अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तीसरा अनुपात ज्ञात करेंगे आप C1 अपॉन C2, जो क्या आएगा -8 अपॉन -9 इज इक्वल टू 8 अपॉन 9। तो यहाँ हम देखें तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ देखो A1 अपॉन A2 का अनुपात आया 1 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 का अनुपात आया 1 अपॉन 2, C1 अपॉन C2 का अनुपात आया 8 अपॉन 9। प्रथम दो अनुपात तो बराबर है। यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2, दोनों अनुपात बराबर है। तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अभी हमने जो 3 कंडीशन पढ़ी थी उसमें से दूसरी कंडीशन है, इसलिए हम लिखेंगे निकाय असंगत है। निकाय असंगत है, संगत नहीं है, यही इसका आंसर है। समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 फर्स्ट की तरह ही है, तो ये आप दोनों करने का प्रयास करना। और फर्स्ट का 4th प्रश्न है, देखो क्या है फर्स्ट का 4th प्रश्न है 4 अपॉन 3 x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। हल करते हैं। सबसे पहले इनका पक्षांतरण करेंगे हम अचर पदों का। 4 अपॉन 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण 2। इनकी तुलना करेंगे हम व्यापक रूप से। तुलना व्यापक रूप से करने पर, व्यापक रूप से करेंगे तुलना तो क्या आएगा, A1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, B1 इज इक्वल टू 2 एंड C1 इज इक्वल टू -8। यहाँ से A1 का मान कौन सा है, देखिए आप, प्रथम समीकरण में x का गुणांक A1, प्रथम समीकरण में y का गुणांक B1 और C1 अचर पद। इसी प्रकार A2, B2 और C2। तो A2 का मान हुआ 2, B2 का मान हुआ 3 एंड C2 का मान हुआ -12। अब हम अनुपात याद करेंगे, यहाँ पर गुणांकों के अनुपात याद करेंगे। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 इंटू 2, 2 के पाड़े से 2 टाइम, देन 2 अपॉन 3। फिर याद करेंगे हम B1 अपॉन B2। B1 अपॉन B2 क्या है, 2 अपॉन 3 एंड C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2। C1 का मान -8 और C2 का मान -12। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 के पाड़े से 2 बार और 4 के पाड़े से 3 बार। तो C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो यहाँ हम देख सकते हैं A1 अपॉन A2 का अनुपात आया 2 अपॉन 3, B1 अपॉन B2 भी 2 अपॉन 3 और C1 अपॉन C2 भी 2 अपॉन 3। तीनों ही अनुपात बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम यहाँ पर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तीनों अनुपात बराबर है, अतः समीकरण निकाय कह दीजिए आप। निकाय कैसा है, संगत है। तीसरी कंडीशन है ये। पहली कंडीशन भी संगत होती है, तीसरी भी संगत होती है, दूसरी कंडीशन जो है असंगत होती है। तो ये प्रश्न कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट प्रश्न के चारों भाग, फर्स्ट मैंने करवा दिया आपको, 4th भी करवाया। ये दूसरे और तीसरा पार्ट बिल्कुल आसान है, इसी प्रकार आप करना कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपके 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि। और एक विधि आपके आलेखीय विधि या कह दीजिए ग्राफीय विधि। तो ये विधि आपको ग्राफ में करनी होगी। तो आप सबको ग्राफ कॉपी खरीदनी होगी और ग्राफ कॉपी में इस प्रश्नावली के सवाल हल करना है। अब किस प्रकार है विधि, क्या कहती है। तो विधि करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, समीकरण दे रखे होंगे यहाँ में, समीकरण युग्म दिए होंगे। तो मैं लिखता हूँ समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें समीकरण युग्म दे रखे होंगे। हल करने का क्या तरीका है, हमें पहले समीकरण 1 को लेकर, समीकरण 1 जो दे रखी है उसको लेकर हमें क्या करना है,
एक्स और वाई के मान ज्ञात करके बिंदु बनाने हैं। इस प्रकार की सारणी बनानी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स का मान लेंगे, मान लिया एक्स का मान 0 लेंगे तो वाई का मान कुछ भी आ जाएगा, वाई का मान 0 लेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा। इस प्रकार हम कोई दो बिंदु ज्ञात करेंगे। फिर इसी प्रकार समीकरण 2 लेंगे, समीकरण 2 को भी हल करेंगे और हल कर कर इसके भी दो बिंदु सारणी बनाएंगे। इस प्रकार दो मान ज्ञात करके एक्स और वाई के दो मान लेंगे। अब जो दो मान आ जाएंगे हमारे पास तो ग्राफ बनाएंगे हम। ग्राफ जो है आपके पास, ग्राफ को आपके 4 भाग करने हैं और चारों भाग आप बराबर भी कर सकते हैं और छोटे बड़े भी कर सकते हैं। और आप जानते हैं जो लेफ्ट टू राइट जो लाइन चलती है उसको बोलते हैं आप एक्स अक्ष। वो यहाँ होता है इधर धनात्मक दिशा एक्स और इस तरफ होती है एक्स की ऋणात्मक दिशा, इधर एक्स डैश। यहाँ दोनों जहाँ लाइनें काटती है और ये ऊपर से नीचे जो चलती है ये कहलाती है वाई अक्ष, ये वाई और यहाँ वाई डैश। जहाँ दोनों लाइनें मिलती है ये बिंदु कहलाता है मूल बिंदु। क्या कहलाता है? मूल बिंदु। और यहाँ मूल बिंदु पर दोनों मान 0 होंगे, एक्स का मान भी 0 और वाई का मान भी 0। इस मूल बिंदु से हम राइट की तरफ चलेंगे तो एक्स के मान आएंगे प्लस के, और यहाँ से लेफ्ट की तरफ चलेंगे एक्स के मान आएंगे माइनस के। इस बिंदु से ऊपर चलेंगे तो वाई के मान प्लस के, और इस बिंदु से नीचे चलेंगे तो वाई के मान माइनस के। अब आपने इस ग्राफ में पैमाना मानना होगा। अब पैमाना कैसे मानेंगे? संख्या कैसी है आपके पास, जो आपके सारणी में जो मान आए, बिंदु आए हैं, यहाँ जो सारणी में बिंदु आए आपके पास वो कैसे हैं, ज़्यादा बड़े हैं या छोटे हैं? अगर छोटे हैं, छोटे मतलब जो ग्राफ में आ सकते हैं 11-12 की रेंज में हैं, 11-12 से छोटे हैं, तब तक तो आपको पैमाना क्या करना है, एक इकाई बराबर एक खाना मानना है। और अगर संख्या बड़ी है तो हम एक इकाई बराबर, अगर संख्या बड़ी है तो हम 2 इकाई बराबर एक खाना मान लेंगे, और बड़ी है तो 3 इकाई बराबर एक खाना मान लेंगे। अब संख्या पर निर्भर करेगा कि हम पैमाना क्या माने। मान लिया पैमाना मान लिया 1 इकाई बराबर एक खाना, तो यहाँ आप देखते हैं अगर कुल लाइनें जो भी है उसके अनुसार आप इसको बांट देंगे तो यहाँ बड़ी लाइन आती है, यहाँ इन दोनों के बीच में 10 छोटी छोटी लाइनें होती है, फिर 1 होता है तो इसको नाम देते हैं 1, फिर ये आता है 2, फिर ये आता है 3, फिर 4, फिर 5। इसी प्रकार इधर चलेगा -1, -2, -3, -4, और ऊपर चलेगा आपके 1, 2, 3, 4, 5 वाई के मान, और नीचे चलेंगे फिर वाई के मान -1, -2, -3, -4। ये मान आपके चलते रहेंगे। अब आपको यहाँ जो भी बिंदु है मान लिया, इन बिंदुओं को हम क्या करेंगे, इसके अंदर दर्शाएंगे, इसके अंदर रखेंगे। तो अब यहाँ पर बिंदु कोई भी हो, एक यहाँ इससे भी सरल रेखा प्राप्त होगी और इससे भी सरल रेखा प्राप्त होगी। और सरल रेखा 3 प्रकार की हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? मान लिया फर्स्ट कंडीशन लेते हैं यहाँ पर अपन। फर्स्ट कंडीशन है कि जो रेखा प्राप्त हो रही है वो दोनों रेखाएं इस ग्राफ के अंदर कहीं पर भी आपस में काटती हो, प्रतिच्छेद करती हो। मान लिया एक रेखा तो ये प्राप्त हो रही है समीकरण 1 से, और दूसरी रेखा ये प्राप्त हो रही है समीकरण 2 से। तो ये रेखा प्राप्त हुई आपको समीकरण 2 से, और ये रेखा हुई समीकरण 1 से। अब जहां ये दोनों बिंदु, दोनों रेखाएं आपस में काटती है, ये बिंदु कहलाता है प्रतिच्छेद बिंदु। क्या कहलाता है? प्रतिच्छेद बिंदु। और यही बिंदु इसका क्या होता है, हल होता है। यहां पर जो x का मान होगा और y का मान, दोनों मान होंगे, तो x का मान और y का मान जो भी यहां होगा वो इसका आंसर होगा। अब यहां पर बात आती है, यहां पर प्रश्न जो आएंगे हल भी ज्ञात करने और हलों की प्रकृति भी ज्ञात करने। तो हल की प्रकृति में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगर रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो आप प्रकृति में लिखेंगे कि दोनों रेखे जो समीकरण निकाय है वो समीकरण निकाय संगत है और अद्वितीय हल है। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, निकाय संगत, और नंबर 2 अद्वितीय हल। केवल एक ही हल होगा जो आपके सामने है, अद्वितीय हल।
अब सेकंड टाइप का ग्राफ और बन सकता है। क्या ग्राफ बन सकता है? मैं यहाँ ग्राफ बनाता हूँ दूसरा एक और। तो फर्स्ट कंडीशन तो थी आपके कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो आपके हल की प्रकृति होगी अद्वितीय हल और निकाय संगत। अब सेकंड कंडीशन लेते हैं कि मान लिया समीकरण 1 और समीकरण 2 से जो रेखाएं प्राप्त हो रही है वो रेखाएं कैसी हो? समांतर हो। क्या हो? रेखाएं समांतर हो। एक रेखा यहां मिल रही है हमें और दूसरी रेखा यहां मिल रही है, रेखाएं समांतर। रेखाएं समांतर है तो आप देख पा रहे हैं इस पर, ये रेखाएं आपस में कहीं पर भी नहीं काटेगी, कहीं पर भी नहीं काटेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो प्रकृति जो लिखेंगे हम, हल की प्रकृति, हल की प्रकृति में लिखेंगे निकाय असंगत। अब जब दोनों आपस में नहीं काट रही है तो कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ये कब होगा? ऐसी प्रकृति कब होगी? जब दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती। तीसरी कंडीशन कि जो रेखाएं प्राप्त हो रही, मान लो समीकरण 1 से रेखा प्राप्त हुई ये वाली, और समीकरण 2 से भी रेखाएं इसके ऊपर ही वही रेखा वापस प्राप्त हो रही है, इसको बोलते हैं रेखाएं संपाती। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा प्राप्त होती है, रेखाएं संपाती है। पहली रेखा भी यही प्राप्त हुई और समीकरण 2 से भी रेखा इसके ऊपर ही प्राप्त हुई, तो हम कहेंगे प्रकृति लिखेंगे, हल की प्रकृति। क्या लिखेंगे? निकाय तो होगा संगत और अनंत हल होंगे। जितने बिंदु रेखा पर होते हैं वो सारे के सारे बिंदु इनके हल होंगे, और हम जानते हैं एक रेखा पर अनंत बिंदु होंगे, इसलिए इन रेखाओं के, इन समीकरणों के हल भी कैसे होंगे? अनंत हल होंगे। तो यह ग्राफीय विधि से पहले हल ज्ञात करना है और हल ज्ञात करने के बाद में हमें उनकी प्रकृति लिखनी है। हल करने के लिए समीकरण 1 हल करके सारणी बनाएंगे, समीकरण 2 को हल करके सारणी बनाएंगे, दोनों सारणियों में दो दो बिंदु ज्ञात करेंगे और दोनों सारणियों को लेकर ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाएंगे तो प्रत्येक प्रश्न में दो दो सरल रेखाएं बनेगी, दो सरल रेखाएं बनेगी। तो रेखाओं, सवाल कोई भी हो, रेखाएं इन 3 प्रकार से ही बन सकती है, इसके अलावा चौथा कोई प्रकार नहीं है। या तो होगी रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, कहीं पर भी काट सकती है, जरूरी यही काटो, यहाँ भी काट सकती है, यहाँ भी काट सकती है, यहाँ भी काट सकती है, कहीं पर भी काट सकती है। अगर दोनों रेखाएं आपस में काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो हम कहेंगे संगत है समीकरण, निकाय, और उसका हल होगा अद्वितीय हल। और हल कौन सा बिंदु होता है? ये बिंदु ही इसका हल होता है जहां काटती है। जहां काटती है वहां पर x का मान और y का मान हम ले लेंगे। फिर अगर रेखाएं समांतर मिलती है, दोनों आपस में नहीं काटती है, तो हम कहेंगे असंगत, कोई हल नहीं होगा। अगर रेखाएं एक दूसरे के ऊपर प्राप्त होती है, संपाती होती है, तो हम कहेंगे निकाय संगत और अनंत हल होंगे। तो इस प्रकार आपको प्रश्नावली के प्रश्न करने हैं। अब ये प्रश्न हम, आपके पास ग्राफ कॉपी नहीं होगी, ग्राफ कॉपी आप व्यवस्था कर लें, फिर मैं आपको एक सवाल करके बताता हूं। नेक्स्ट प्रश्न फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में केवल एक प्रश्न करेंगे क्योंकि आपके पास अभी व्यवस्था नहीं होगी। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए एवं हल की प्रकृति बताइए। अब आपको दूसरे के 4 प्रश्न दे रखे हैं, 4 में से हम दूसरे का पहला प्रश्न करते हैं। दूसरे का पहला प्रश्न क्या है? दूसरे का पहला प्रश्न है, आपको समीकरण दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 1, और दूसरा दे रखा है 3x माइनस 2y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। अब इसको हमें हल करके ग्राफ करना है, ग्राफ बनाना है। मैंने कहा था पहले हम समीकरण लेंगे 1, तो समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 को लिखता हूं मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर आपको एक x का मान मानना है हमें, तो हम लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x का मान 0 रखेंगे तो क्या आएगा? 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू 3। तो बिंदु बन गया x का मान 0, y का मान 3। फिर एक मान और लेंगे, इक्वेशन 1 में ही हम क्या करेंगे,
y बराबर 0, पहले x बराबर 0 रखा, अब रखो y बराबर 0, तो y बराबर 0 में क्या हो जाएगा, देखो x के स्थान पर x, y के स्थान पर 0 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3, तो बिंदु बन गया x का मान 3, y का मान 0, तो दो मान आ गए, तो समीकरण एक से सारणी बन जाएगी, यहाँ x का मान, यहाँ y का मान, और इस प्रकार हम यहाँ सारणी बना देंगे। पहला बिंदु है 0 और 3, तो पहला मान तो होता है x का 0, y का मान 3, दूसरा क्या है 3 और 0, तो 3 और 0, ये वही समीकरण एक का काम। अब हम समीकरण दो का काम करेंगे, सेम इसी प्रकार जैसा कि एक से इससे किया हमने, तो इससे क्या समीकरण दो से, या समीकरण दो में x बराबर 0 रखने पर क्या होगा, 3x के स्थान पर 0 माइनस 2y बराबर 4, तो ये पूरा 0 हो गया, तो माइनस 2y बराबर 4, y बराबर 4 बट्टा माइनस 2 बराबर माइनस 2, तो बिंदु बन जाएगा x का मान 0, y का मान माइनस 2। फिर समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर क्या रखेंगे, y का मान 0 रखने पर, तो क्या हो जाएगा, देखो मान रखेंगे यहां पर हम, तो 3x माइनस 2, y का मान 0 बराबर 4, तो ये आ जाएगा आपके यहां पर, तो ये होगा 3x इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 4/3। अब 4/3 ये पूर्णांक नहीं है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप करो यहाँ y का मान चेंज कर दो, या यहाँ 3 का भाग 4 में लगा दो। तो 3 का भाग 4 में लगाएंगे तो भाग लगाना आपको आता होगा 3 का, देखो मैं यहाँ भाग लगा बताता हूँ आपको, 3 का भाग 4 में लगाना है, एक बार गया बच गया 1, 10 में लग जाएगा 0, और 3 का भाग 10 में जाएगा 3 बार, तो 1.3, बस केवल इतना ही भाग लगाना है, 9, यहाँ 1 बच जाएगा, इसको हटा देंगे हम, तो इसका मान है 1.3, तो बिंदु बन जाएगा यहाँ पर, क्या बिंदु बनेगा, बिंदु बन जाएगा आपके x का मान तो है 1.3 एंड y का मान 0, तो यहाँ से भी सारणी बनेगी x और y का मान। पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु थे हमारे पास 0 माइनस 2, तो ये 0 माइनस 2, और दूसरा बिंदु है 1.3 एंड 0। अब दो सारणी प्राप्त हो गई, अब आपको इन दोनों सारणी का ग्राफ बनाना है, तो मैं यहाँ छोटा ग्राफ प्रयास करते हैं बनाने का, कुछ समझाने के लिए। अब आप आज ही ग्राफ कॉपी खरीद ले, साथ साथ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। x x डैश y y डैश, ये हमने ग्राफ के 4 भाग कर दिए, ये बीच का बिंदु मूल बिंदु आप सब जानते हैं। अब जो इस तरफ लाइन आएगी उसको बड़ी गहरी लाइन पर 1 2 3 4, y के ऊपर भी 1 2 3 4, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4, यहाँ भी हो जाएगा -1 -2 -3 -4। यहाँ पैमाना क्या लिया, पैमाना लिख सकते हैं आप, यहाँ पर ग्राफ के ऊपर भी लिखना है, पैमाना है यहाँ पर 1 इकाई बराबर 1 खाना, हमने 1 खाना को 1 इकाई माना है। अब पहला फर्स्ट सारणी बिंदु क्या है, 0 और 3, x का मान 0 यहाँ पर, x का मान 0 यहाँ पर, और y का मान 3, y के मान ऊपर चलेंगे, प्लस का मान है y का, तो 1 2 3, तो ये पहला बिंदु यहाँ आएगा, ये बिंदु है पहला बिंदु आपके, और क्या बिंदु का नाम है 0 3। फिर दूसरा बिंदु है 3 एंड 0, दूसरा बिंदु 1 2 3 और y का मान 0, तो ये बिंदु होगा दूसरा 3 एंड 0। अब इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिलाना है, स्केल लगाकर यहाँ पर इन दोनों को मिला देना है। इसको मिलाता हूँ, थोड़ा डार्क लाइन ये, इसको सॉरी इसको, इस बिंदु को यहाँ मिलाना है, लाइन सीधी नहीं चल रही है। ये जो बिंदु था, बिंदु
क्या लिया था हमने, बिंदु था हमारे 3 0, यहाँ था ना, ये 0 और 3, तो बिंदु ये वाला आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाना है, ये ऐसे स्केल लगाकर मिला देना है। मिला देंगे आप स्केल से। फिर इस लाइन को थोड़ा आप इधर ही बढ़ा दो और थोड़ा उधर बढ़ा दो। सीधी लाइन बनानी है, स्केल से बनानी है। तो इन दोनों को मिला देंगे आप यहाँ पर। इसी प्रकार आपको दूसरी समीकरण के बिंदु भी लेने हैं। पहला बिंदु इसका 0 -2, देखिए 0 -2 का है, मेरा 0 और -2 y का है, तो ये नीचे चलेंगे इधर 0 x का y का -2, तो बिंदु लिख सकते हैं आप यहाँ पर 0 -2। दूसरा बिंदु 1.3, देखिए अब इधर 1.3, तो यहाँ 1 और 2 के बीच में 10 छोटी छोटी लाइनें हैं, तो एक छोटी लाइन 0.1 के बराबर होती है, इसलिए यहाँ से आपको छोटी लाइनें गिननी है 3, 1 2 3। तो ये बिंदु जो है यह आएगा आपके 1.3 और 0, ये बिंदु 1.3 एंड 0। अब आपको इस बिंदु को और इस बिंदु को दोनों को मिलाना है स्केल की सहायता से। सीधा मिलाना, बिल्कुल स्केल से ही मिलाना है। थोड़ा ध्यान रखें आप, यहाँ मेरे साथ जो है इंक ये सीधी नहीं चल रही है, इसलिए मुझे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। ये बिल्कुल सीधी लाइन बनाएंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों लाइनें यहाँ मिल रही है, यहाँ कट रही है। ये बिंदु जो है दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है इस बिंदु पर, तो ये जो बिंदु है इस समीकरण का क्या है, हल है। समीकरण का हल ये है, तो इसकी प्रकृति क्या बनेगी, प्रकृति आप बता सकते हैं इसकी। ये जो बिंदु है आपके जो यहाँ मिल रहा है, ये बिंदु, ये देखो आप x का मान यहाँ क्या आ रहा है 2, तो ये 2 और y का मान इधर आ रहा 1, तो ये बिंदु जो है ये बिंदु क्या लाएगा आपके यहाँ पर x बराबर तो होगा 2, x बराबर 2 और y बराबर 1, यही बिंदु इसका हल है। तो आप हल लिख सकते हैं इसका इधर, तो हम इसका तो यहाँ लिखेंगे हम दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है, इसलिए हल तो होगा इसका प्रतिच्छेद बिंदु, और बिंदु क्या है x बराबर तो है 2 और y बराबर 1। प्रकृति में आप क्या लिखेंगे, प्रथम स्थिति है जब प्रतिच्छेद करती है, उससे प्रकृति में आपका आएगा यहाँ पर संगत, और सेकंड टाइप लिखेंगे आप अद्वितीय हल। तो इस प्रकार आपको इसके सारे प्रश्न कर सकते हैं हम। आज आपको इतना ही करना है, ये ग्राफ व्यवस्था कर लेनी है, जिससे कि हम आगे के काम अगली क्लास में कर सकें। बहुत आसान है, और इसमें से बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का प्रश्न आता है ग्राफ का, तो आप इसको सावधानी से समझें, सरल है, और हम इसको